If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon. Our first question is, consider the following statements about process state transitions for a system using primitive scheduling. What is the primitive scheduling and non-primitive scheduling? CPU scheduling दो टाइप की होती है. One is primitive and another is non-primitive. Primitive means जिसमें हम प्रोसेस को बीच में प्रिम्प्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स हम प्रोसेस को पॉज करके दूसरा प्रोसेस चला सकते हैं और उसको पॉज करके तीसरा प्रोसेस चला सकते हैं. बट इन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग देयर आर नो वे टू पॉज द प्रोसेस. हमें एक प्रोसेस को यदि रन किया तो उसे एंड तक रन करना है और एंड तक रन करने के बाद हम दूसरा प्रोसेस ले सकते हैं. ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये हमें बताना है. फर्स्ट वन इज और रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट और रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट और ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट और ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट. इसके लिए हमें प्रोसेस का जो डायग्राम है, प्रोसेस का बॉर्न होने का और उसका टर्मिनेट होने का, ड्रॉप होने का जो डायग्राम है, हमें वो मालूम होना चाहिए. हम उस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले न्यू प्रोसेस रहता है. प्रोसेस रेडी स्टेट में आता है. कोई भी प्रोसेस रनिंग में जाने से पहले रेडी स्टेट में आता है. रेडी स्टेट से वो प्रोसेस जाता है रनिंग स्टेट में. यहाँ पे है रनिंग स्टेट. यदि प्रोसेस सक्सेसफुली रन हो गया, सक्सेसफुली रन होने के बाद वो एग्जिट हो जाता है और वो जाता है टर्मिनेट. प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है. न्यू से प्रोसेस रेडी में आता है, दैट मीन्स एडमिटेड, और वो रेडी से रनिंग में जाता है, दैट मीन्स शेड्यूल प्रोसेस हो रहा है. अब यदि प्रोसेस सक्सेसफुल रन नहीं होता है तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, प्रोसेस को बीच में पॉज कर दिया जाता है. तो पॉज करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, वेटिंग स्टेट में आता है. यहाँ से प्रोसेस रनिंग से आएगा वेटिंग में. वेटिंग में आने के बाद में दूसरा प्रोसेस आ जाता है, दूसरा प्रोसेस रन होता है. तो वेटिंग से जब उसकी चांस होएगी वो रेडी में जाएगा और जब उसकी चांस होएगी वो वापस से रनिंग में आ जाएगा. यदि हम कोई इवेंट कंप्लीट कर रहे हैं तो हम प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डाल देते हैं. इवेंट वेट. ठीक, वेटिंग स्टेट में आ गया. फिर वो इवेंट कंप्लीट होने के बाद वापस वो रेडी स्टेट में जाता है और रेडी से वापस रनिंग में जाता है और काम पूरा करके वो टर्मिनेट हो जाता है. बट यदि कोई इंटरप्ट आ गया बीच में, कोई भी किसी भी टाइप का इंटरप्ट आ गया, तो वो प्रोसेस वेटिंग में भी नहीं जा सकता, वो प्रोसेस वापस से रेडी में जाएगा. इंटरप्ट. इंटरप्ट मीन्स क्या, यदि प्रोसेस को रन होने के लिए किसी हार्डवेयर की ज़रूरत है और वो हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोसेस रन नहीं हो सकता, वो वापस से रेडी में जाएगा. जब उसको हार्डवेयर मिलेगा तब वो प्रोसेस रन हो सकता है. ठीक, तो ये हमारा फुल डायग्राम है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का. प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आती है. ठीक है, अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का ये डायग्राम है. हमारे ऑप्शंस क्या क्या बोल रहे हैं वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज a running process can move to ready state. रनिंग प्रोसेस रेडी स्टेट में मूव हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. यहाँ से रनिंग प्रोसेस रेडी स्टेट में मूव हो सकता है यदि कोई बीच में इंटरप्ट आता है तो. सेकंड क्या बोल रहा है, और रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट. रेडी प्रोसेस रनिंग स्टेट में मूव हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. रेडी प्रोसेस रनिंग स्टेट में सक्सेसफुल रन होने के लिए मूव होता ही है. इसके बाद
A blocked process can move to running state. Blocked process, where is blocked process? ये हमारा यहाँ पे है ब्लॉक्ड प्रोसेस जो वेटिंग में गया है वो रनिंग में मूव होता है कि नहीं होता? वेटिंग में जो ब्लॉक्ड प्रोसेस गया है वो रेडी में मूव होता है, रनिंग में नहीं हो सकता, तो ये हमारा फॉल्स होगा। इसमें ये वाला ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। एंड लास्ट वन इज अ ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट। यस, ब्लॉक्ड प्रोसेस रेडी स्टेट में मूव होता है, तो ये ट्रू है। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। First, second and fourth. Option number D. Option number D is correct answer. Now, our next question is consider allocation of memory to a new process. Assume that none of the existing holes in memory will exactly fit the process's memory requirement. That means कोई भी नया प्रोसेस आता है उसको मेमोरी एलोकेट होती है और वो एग्जैक्टली उस प्रोसेस में मेमोरी में फिट हो जाता है। Hence, a new hole of similar size will be created if allocation is made in any of the existing holes. Which of the following statement is true? यदि नया होल जो बना है वो स्मॉलर साइज का है तो कौन सा एलोकेशन इसमें होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? ये जो सारा प्रोसेस है ये हमारे मेमोरी पे बेस्ड है। अब इसमें हम देख लेते हैं, जैसे हमारी एक मेन मेमोरी रहती है, ये हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी में ब्लॉक्स बने होते हैं अलग अलग MB के। जैसे ये मान लो 2 MB है, ये 4 MB है, ये 6 MB है, ये 10 MB है, ये 8 MB है। ऐसे करके हमारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब हमें इसमें अपना डेटा डालना है। ये डेटा मान लो फुल है, ये डेटा फुल है, तो यहाँ पे जो बचा या ये क्या हो गया हमारा होल, इसी को हम बोलते हैं होल। ये मेन मेमोरी में नहीं होते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब हम डेटा फिल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं होल। अब इसके बाद में मेमोरी में जो एलोकेशन होता है वो दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन दैट मीन्स कंटिन्यूअस मेमोरी में एलोकेशन होगा। नॉन कंटिन्यूअस मतलब एक डेटा यहाँ पर है और दूसरा डेटा हमने यहाँ पे रख दिया, दैट इज नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब मेमोरी एलोकेशन जब हम करते हैं तो जैसे हमारे पास में दो पॉइंट उठ के आते हैं, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दैट मीन्स हमारा 3 MB का डेटा है, हमने 3 MB का डेटे को यहाँ पे स्टोर कर लिया, ये 4 MB का है तो यहाँ पर 3 MB का डेटा स्टोर कर लिया और यहाँ पर बचा 1 MB, तो ये 1 MB अनयूज्ड हो गया, तो इसे बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जहाँ पर कम MB का डेटा हमने डाल दिया, दैट मीन्स जैसे यहाँ पे 1 MB का डेटा है हमारे पास में स्टोर करने के लिए, हमने यहाँ पे 1 MB का डेटा डाल दिया और बाकी वेस्ट यहाँ पे 1 MB का डेटा डालने के बाद में वेस्ट 7 MB हो गई, तो ये होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और दोनों ही मेमोरी में होते हैं, चाहे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो चाहे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो। इसके लिए मेमोरी में डेटा डालने के लिए हम एल्गोरिदम यूज करते हैं। इन एल्गोरिदम का नाम है, फर्स्ट वन इज फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड
वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या होता है? जब हम मेमोरी में एलोकेशन कर रहे हैं किसी भी डेटा की, तो वो फर्स्ट से स्टार्ट करता है। हमारे पास में एक डेटा है 4 MB का, एक डेटा है 2 MB का। तो यहाँ पे फर्स्ट फिट में सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा 2 MB है, यहाँ पे फिट नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पे जाएगा सेकेंड वाले में। ये 4 MB का है, तो यहाँ पे 4 MB में वो डेटा को फिट कर देगा। उसके बाद है 2 MB, तो वो आगे के इसमें जाएगा, नेक्स्ट आगे के इसमें नहीं जाएगा। फर्स्ट फिट में वो पहले से फिर से एलोकेट करेगा। ये 2 MB का जो डेटा है वो वापस से एलोकेट करेगा कि ये 2 MB में स्टोर हो सकता है। ये होता है हमारा फर्स्ट फिट। सेकेंड है हमारा नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट में क्या होता है? सबसे पहले वो यहाँ पे 2 MB में जाएगा। 4 MB का डेटा है, वो 2 MB में स्टोर नहीं हो सकता, तो वो जाएगा सेकेंड वाले पार्ट में 4 MB में। 4 MB में वो डेटा स्टोर हो गया। 4 MB में स्टोर होने के बाद में वो वापस से यहाँ से काउंटिंग नहीं करेगा, वो 6 MB पे जाएगा और 2 MB को ये 6 MB में स्टोर कर देगा। इसके बाद हमारा आता है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या होता है? बेस्ट फिट दैट मीन्स जो सबसे कम मेमोरी है उसी को एलोकेट करना। जैसे 4 MB का डेटा है, वो पूरी सर्चिंग करेगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक। 2 MB का डेटा यहाँ पे फिट हो सकता है, तो ये 2 MB का डेटा यहाँ पे फिट करेगा। 4 MB का डेटा यहाँ पे फिट हो सकता है, तो वो 4 MB का डेटा फिट करेगा। जैसे 6 MB है, 6 MB यहाँ पे भी फिट हो सकती है, यहाँ पे भी फिट हो सकती है और यहाँ पे भी फिट हो सकती है। बट बेस्ट फिट में वो 6 MB के डेटा को यहाँ पे एलोकेट कर देगा। अब हमारा आता है लास्ट वन इज वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट दैट मीन्स जैसे हमारा 2 MB का डेटा है, तो 2 MB को के डेटा को मान लो इसमें स्टोर कर दिया, जहाँ पे जगह मिली वहां पे स्टोर कर दिया। 6 MB में स्टोर कर दिया तो 4 MB की वेस्ट हो गई। यदि वो 2 MB के डेटा को 10 MB में यहाँ पे स्टोर कर दिया, तो 8 MB के डेटा 8 MB की प्लेस पूरी वेस्ट हो जाएगी। ये होता है हमारा वर्स्ट फिट। ये सारे हमारे डेटा को स्टोर करने के एल्गोरिदम है। अब हम हमारे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ये जो हमने अभी डिस्कस किया, ये हमारा है मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी में डेटा एलोकेशन। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? The whole created by worst fit is always larger the whole created by first fit. ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो होल वर्स्ट फिट क्रिएट करता है वो लार्जर होता है क्या फर्स्ट फिट से? नहीं। फर्स्ट फिट में डेटा जो स्टोर होता है, मान लो फर्स्ट फिट में यहाँ पर 2 MB की जगह है, यहाँ पर 4 MB की जगह है, यहाँ पे 6 MB की जगह है। तो ये जो डेटा यहाँ पे 2 MB में स्टोर करेंगे वर्स्ट फिट में यहाँ पे भी कर सकते हैं और फर्स्ट फिट में भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वर्स्ट फिट और फर्स्ट फिट का वर्स्ट, हम ये कभी नहीं कह सकते कि वर्स्ट फिट हमेशा ऑलवेज लार्जर देन द फर्स्ट फिट, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट फिट में होल क्रिएट होगा वो कभी भी बड़ा नहीं होगा फर्स्ट फिट से, क्योंकि बेस्ट फिट में 2 MB का डेटा 2 MB में ही स्टोर कर दिया जाएगा, तो वो फर्स्ट फिट से बड़ा नहीं होगा कभी भी। सेकेंड, द होल क्रिएटेड बाय, हमारा आंसर क्या है? बी। आगे की भी हम देख लेते हैं। द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट। फर्स्ट फिट ऑलवेज लार्जर द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो फर्स्ट फिट में होल है वो मान लो 2 MB का है, वो हमेशा बड़ा होगा क्या नेक्स्ट फिट से? नहीं, नेक्स्ट फिट का भी बड़ा हो सकता है होल। The hole created by next fit never larger than the hole created by best fit. तो ये भी आंसर रॉन्ग है, वो
ऑलवेज नेवर लार्जर, लार्जर नहीं हो सकता बोल रहे हो, लार्जर हो सकता है, नेक्स्ट फिट लार्जर हो सकता है, होता ही है बेस्ट फिट से, क्योंकि बेस्ट फिट तो परफेक्टली जो फिट आता है वही डेटा बेस्ट फिट में स्टोर किया जाता है। तो हमारा आंसर है बी। थैंक यू।